अगर आपको कचौरी बनाने में थोड़ा-सा डर लगता है कि भाई कचौरी अच्छे से फूलती नहीं है या वो फट जाती हैं ऑयल के अंदर या फिर थोड़ी सोगी-सोगी सी बनती है, वो खस्ता नहीं बनती जैसे कि हमें मार्केट में मिलने वाली कचौरी होती हैं। तो आप मेरी बताई हुई टिप्स को और मेरे बताए हुए तरीके को फ़ॉलो करके कचौरी बनाना, भई आपकी कचौरी एकदम परफ़ेक्ट बनेगी। तो चलिए बनाते हैं कचौरियों को। तो कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 1/4 कप मूँग दाल और उसको कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए भिगो कर रख देना है। 4-5 घंटे जब आप भिगो कर रख दोगे तो वो बिल्कुल नरम हो जाएंगी फूल के और अपने साइज़ से थोड़ी-सी डबल भी हो जाएंगी। अब ये जो पानी है इसको हम निकाल देंगे। उसके बाद हम आँच पे बर्तन रखेंगे और इसमें 1.5 कप पानी डाल देंगे और साथ में जो ये मूँग है ये भी इसमें ऐड कर देंगे और 1 छोटी चम्मच नमक डाल देंगे। अब बस इसे अच्छे से उबालना है जब तक कि ये हाफ कुक नहीं हो जाती। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपने ध्यान रखना है कि दाल को हमें कम से कम 50 से 70% तो पकाना ही है। तो मैंने करीबन यहाँ 6 से 7 मिनट इसे कुक किया है और आप देख सकते हैं दाल यहाँ पर कुक भी हो गई है पर हल्की सी कच्ची भी है। तो ऐसी ही हमें दाल को उबालना है, ज़्यादा मैशी दाल आप मत करना, नहीं तो फिर आप उसकी कचौरी तो नहीं बना पाओगे भाई, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अब ये जो दाल है इसको हम छान लेंगे और छानने के बाद जो ये छलनी है इसके अंदर ही हमें दाल को रहने देना है ताकि जो इसका एक्स्ट्रा पानी वगैरह है वो अच्छे से निकल जाए। अब इसके बाद हम परात के अंदर लेंगे 2 कप मैदा। तो भाई अगर आप कचौरी मैदे के साथ में बनाओगे तो जो उसका टेक्सचर होता है वो ज़्यादा बढ़िया आता है। वैसे आप चाहें तो इसे गेहूं के आटे में भी बना सकते हैं। अब इस मैदे के अंदर हम आधी छोटी चम्मच अजवाइन डाल देंगे। अजवाइन को अच्छे से क्रश करके डालना है तो उसका जो फ्लेवर होता है वो ज़्यादा बढ़िया आता है। करीबन 1 छोटी चम्मच नमक डाल देंगे और अब इसमें हम 2 टेबलस्पून डाल देंगे घी। तो घी की जो क्वांटिटी है ना फ्रेंड्स, यहीं पे सबसे ज़्यादा गड़बड़ होती है। अगर आपका जो घी है वो ज़्यादा लग जाए तो आपकी जो कचौरी है वो ऑयल को ज़्यादा सोक कर लेंगी और अगर कम हम घी डालते हैं तो जो कचौरी है वो खस्ता नहीं बनती। तो पहले आपने 2 टेबलस्पून डालना है। अगर आप मेल्ट करके ले रहे हो तो आप करीबन 3 टेबलस्पून इसके अंदर घी को ऐड करना और उसके बाद इसको पहले अच्छे से मिक्स करना। मिक्स करने के बाद इसको हम हाथों से इस तरीके से रब करेंगे। ऐसा करने से जो घी है वो मैदे के अंदर तक जाएगा जिससे हमारी कचौरी बहुत खस्ता बनेगी। तो इस स्टेप को आपने बहुत अच्छे से करना है। करीबन 2 से 2.5 मिनट तो आपने अच्छे से इसको मसलना ही है। 2-3 मिनट जब आप इसको मसल लो उसके बाद हम इस तरीके से इसकी मुट्ठी बांध के देखेंगे। तो ऐसे मुट्ठी बंधनी चाहिए। अगर आपके आटे की मुट्ठी नहीं बनती है तो इसका मतलब जो मोयन है वो अच्छे से नहीं लगा है। तो आप यहाँ 1 आधी छोटी चम्मच मेल्ट करके घी इसमें डालें, उसको अच्छे से मसलें और उसके बाद फिर मुट्ठी बांध के देखें। वैसे 2 टेबलस्पून बिल्कुल परफेक्ट रेशो है 2 कप मैदे के हिसाब से। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे, फिर ज़रूरत लगेगी फिर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इस तरीके से करते हुए हम एक बिल्कुल सॉफ्ट इसका आटा लगाएंगे। जब आटा हम लगा लें उसके बाद कम से कम इसे 2 से 3 मिनट अच्छे से हमें मसलना है ताकि बिल्कुल चिकना और स्मूथ हो जाए। तो आटा जितना सॉफ्ट और चिकना होगा कचौरी उतनी ही ज़्यादा कुरकुरी और खस्ता बनेगी और साथ में स्टफिंग को फिल करना भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो मैंने करीबन 3-4 मिनट इसको अच्छे से मसला है और जैसे आप देख रहे हैं आटा बिल्कुल सॉफ्ट और चिकना है। तो ऐसा ही आटा हमें लगाना है। अब इस आटे को हम कपड़े के साथ कवर करके रख देंगे ताकि आटा थोड़ा सा और सेट हो जाए। अब इसके बाद हम फिलिंग बनाएंगे तो उसके लिए हम लेंगे 1 छोटी चम्मच धनिया, 1 छोटी चम्मच सौंफ और करीबन 1 छोटी चम्मच के आसपास ही मैंने साबुत काली मिर्च ली है और इन तीनों ही चीज़ों को हम अच्छे से कूट लेंगे। आप चाहें तो यहाँ मिक्सी में पल्स मोड पर इसको पीस सकते हैं। तो हमें इसका एक दरदरा सा ही पाउडर तैयार करना है, बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं इस तरीके का थोड़ा सा खड़ा खड़ा सा पाउडर हमें ये रखना है। इसका जो फ्लेवर होता है स्टफिंग में ज़्यादा बढ़िया आता है। अब इसके बाद आँच पर हम बर्तन रखेंगे और इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। जब ये तेल गर्म हो जाए तो इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच जीरा और जो अभी हमने पाउडर पीसा है मसालों का वो डाल देंगे 1.5 छोटी चम्मच और साथ में ही 3 डाल देंगे हरी मिर्ची। मैंने यहाँ चॉप करके यूज़ किया, आप इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं और हरी मिर्ची को आप अपने टेस्ट के हिसाब से यहाँ कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हल्का सा इन्हें भून लेंगे। जब ये साबुत मसाले भून जाए उसके बाद इसमें हम डाल देंगे 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी, आधी छोटी चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर। इससे कलर अच्छा आएगा स्टफिंग में, वैसे आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 छोटी चम्मच आमचूर का पाउडर ऐड करेंगे। आप इसकी जगह नींबू का रस भी ले सकते हैं और साथ में ही 1.5 छोटी चम्मच हम भरकर डाल देंगे बेसन
और बेसन को डालने के बाद अच्छे से इन्हें धीमी आंच पे भून लेंगे। तो हमें यहाँ सारी चीज़ों को बहुत आराम से भूनना है, करीबन 1 से 2 मिनट, ताकि जो बेसन है उसके अंदर का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और जो हमने मसाले वगैरह डालने हैं वो सब अच्छे से भून जाए। अगर यहाँ पर कच्चे रह जाते हैं तो फिर स्टफिंग में इनका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो जैसे अभी आप यहाँ देख रहे हैं सारी चीज़ों को मैंने बिल्कुल अच्छे से यहाँ भून लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे दाल जो हमने छलनी में डाल के रखी हुई थी, और दाल को डालने के बाद पहले हम धीमी आंच पे ही इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद बिल्कुल आराम से हमें इसकी भुनाई करनी है जब तक कि जो इसका अंदर का मॉइस्चर है वो ख़त्म नहीं हो जाता। इसलिए मैंने आपसे पहले भी फ्रेंड्स कहा था कि दाल अगर हल्की फुल्की कच्ची भी रह जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस स्टेज पे हम वैसे भी इसको अच्छे से भुनाई करेंगे ही। तो करीबन 3 से 4 मिनट इसको लगेंगे भुनने में, और इस बीच में आप इसे कंटिन्यू चलाते हुए ही भूनना है, क्योंकि आपने अभी तक देख भी लिया बर्तन के अंदर कैसे दाल जो है वो चिपक जाती है। अगर चलाएंगे नहीं तो जाहिर सी बात अभी जलेगी फिर वो नीचे से, और फिर टेस्ट भी कड़वा आएगा स्टफिंग का। तो करीबन 3-4 मिनट इसको भूनने के बाद आप देख सकते हैं स्टफिंग के अंदर सारा जो मॉइस्चर है अभी ख़त्म हो गया है और कलर पूरी तरीके से चेंज हो गया है। तो बस इससे ज़्यादा इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है। और अब यहाँ मैं 1/3 छोटी चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। तो नमक फ्रेंड्स मैं स्टार्टिंग में डालना भूल गई थी, इसलिए मैंने अभी ऐड कर दिया। अगर आप हो सके तो शुरुआत में नमक डालना, वो अच्छे से मिक्स होगा स्टफिंग के अंदर। अब आप चाहें तो यहाँ पर बारीक चॉप करके धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं, इससे स्टफिंग और ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो बस आँच को बंद कर देंगे और ये स्टफिंग हमारी तैयार हो गई। और इधर जो आटा है इसको मैंने करीबन 15 मिनट रख लिया है। अब ये पहले के मुकाबले थोड़ा और ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है, तो इसको दोबारा से थोड़ा सा हम गूंथ लेंगे ताकि दोबारा से बिल्कुल स्मूथ सा हो जाए। अब इस आटे में से हम इस तरीके से पहले छोटे छोटे पोर्शन तोड़ लेंगे, उसके बाद हम एक पोर्शन लेंगे और एक इसकी चिकनी लोई बना लेंगे। तो लोई का जो साइज़ है वो आप अपनी पसंद के हिसाब से छोटा या बड़ा रख सकते हैं। जैसे भी साइज़ की आपको कचौरी बनानी है उसी हिसाब से यहाँ पर आप लोई बना लें। तो एक बार हम सारे आटे की लोई बना लेंगे, उसके बाद हम इसमें से एक लोई लेंगे और बाकी की जो लोई है उसे अच्छे से कपड़े के साथ कवर करके रख देंगे ताकि ये ड्राई ना हो। बस अब ये जो लोई है इसको हम अंगूठे और उंगली की हेल्प से इसके किनारों को दबाते हुए इसको फैलाएंगे। सेंटर में हमें इसे थोड़ा सा मोटा रखना है ताकि इसके अंदर जब हम स्टफिंग भरें तो लोई जो है वो फटे ना। अब ये जो स्टफिंग है इसको हम इस तरीके से एक छोटी सी इसकी बॉल बना लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच ऐसे ही ये स्टफिंग इसके अंदर डाल सकते हैं। तो दोनों में से जो तरीका आपको ठीक लगता है उसी तरीके से आप यहाँ स्टफिंग डालें। उसके बाद जो इसके किनारे हैं उनको ऊपर की तरफ खींचते हुए इसको हम बंद करेंगे। बंद करने के बाद अच्छे से इसका ऊपर वाला हिस्सा हमें सील करना है। उसके बाद जो इसका एक्स्ट्रा पोर्शन है ना इसको हम तोड़ के बाकी के आटे में मिला देंगे। तो इसको फोल्ड नहीं करना है फ्रेंड्स। अगर आप फोल्ड करते हो ना तो भी कई बार इसी हिस्से से जो हमारी कचौरी है फ्राई करने के बाद खुल जाती है। तो इस तरीके से हमें इसको अच्छे से सील करना है। उसके बाद ये जो बॉल है उसको दोबारा से हमें रोल करना है ताकि जहाँ से हमने इसको सील किया है अगर कहीं से वो रह भी गई है खुली तो वो अच्छे से सील हो जाए। अब इसके बाद हथेली के इस हिस्से से इसके सेंटर में हल्का सा हम प्रेशर देते हुए इसको जो है स्टफिंग को फैलाएंगे। अब आप चाहें तो उंगली से हल्का सा दबा के इसके सेंटर में फैला सकते हैं या फिर हथेली के इस वाले हिस्से से आप इसको फैला सकते हैं। तो जैसे भी आपको ठीक लगे उस हिसाब से आपने यहाँ स्टफिंग को फैलाना है। किनारों पे आपने प्रेशर नहीं देना है, बस सेंटर में ही हमें इसको जो है दबाना है। तो इस तरीके से हम ये जो कचौरी है वो बना लेंगे। अब ये जो कचौरी है एक बैच में जितनी आपने फ्राई करनी है उसी हिसाब से आप बना लें। उसके बाद हम आंच पे कढ़ाई रखेंगे और इसमें ऑयल को हल्का सा गर्म कर लेंगे। यहाँ पर ऑयल का जो टेम्परेचर है वो भी आपने बहुत ध्यान रखना है, बिल्कुल हल्का हल्का गर्म हमें ये तेल करना है। अब तेल का जो टेम्परेचर है उसको चेक करने के लिए पहले हम एक कचौरी इसके अंदर डालेंगे, पर कचौरी डालने से पहले हथेली या उंगलियों की हालत से सेंटर में हल्का सा प्रेशर देना है और जिस साइड हमने कचौरी को सील किया है वो वाली साइड को हमें ऑयल में डालना है। इससे जो हमारी कचौरी है वो बहुत अच्छे से फूलती हैं। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे कचौरी डाली फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसके साइड में बहुत छोटे छोटे से बबल्स आ रहे हैं, बिल्कुल मामूली मामूली से। तो ऐसा ही हमें ऑयल का टेम्परेचर रखना है। बस अब एक एक करके इसमें जितनी भी कचौरी हमने मतलब फ्राई करनी है उतनी डाल देंगे और इनको डालने के बाद अब बिल्कुल धीमी आंच पे इनको आराम से फ्राई होने देना है। अब यहाँ पर बहुत पेशेंस के साथ आपने इसको फ्राई करना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आपने बहुत तेज़ आंच पे इनको फ्राई किया तो जो कचौरी हैं
उनके ऊपर एक तो मोटे मोटे बबल्स आ जाएंगे, साथ में वो अच्छे से फूलेंगे भी नहीं और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो जब आपको ऐसा लगे कि जो कचौरी है वो ऑयल के ऊपर फ्लोट करने लगी हैं, उसके बाद आपने चम्मच से इनको बहुत हल्के हाथों से पलटना है। तो बस बहुत आराम से आप अब इनको धीमी आंच पे सिकने दें जब तक कि इनमें एक बढ़िया सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। बस बीच बीच में थोड़ा बहुत उनको उलटते पलटते ज़रूर रहना है ताकि जो कचौरी है उन पे चारों तरफ से अच्छे से इवन कलर आए और वो अंदर तक बढ़िया से सिके। तो जैसे फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पर कचौरी बहुत अच्छे से यहाँ पर फूल गई है, बढ़िया सा इनमें गोल्डन कलर आ गया है। बस इनको हम निकाल लेंगे और इसी तरीके से बाकी की हम कचौरी को भी फ्राई कर लेंगे। तो आपने देख ही लिया फ्रेंड्स कितना आसान तरीका है कचौरी को बनाने का। बस आपको छोटी छोटी बातों का कचौरी को बनाते समय ध्यान रखना होता है। और आपने देख भी लिया कि एक भी कचौरी इसके अंदर फटी नहीं है। तो मेरी बताई हुई टिप्स को आप फॉलो करके कचौरी बनाना, आपकी कचौरी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। और ये कितनी ज़्यादा खस्ता बनी है मेरे काटने से आपको यहाँ अंदाज़ा लग रहा होगा। और आप इसकी स्टफिंग देखिए पूरी कचौरी के अंदर बिल्कुल किनारों किनारों तक फैली हुई है। तो बहुत ही परफेक्ट कचौरी बनती है, एक बार आप बना के ज़रूर देखना। और बनाने के बाद कैसी लगी अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। और उम्मीद रखती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाना, साथ में कमेंट बॉक्स में ये बता देना कि आपको कैसी लगी। नहीं लगी है तो भी बताना। साथ में ही अगर आपको ऐसी ही सिंपल रेसिपी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।